गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 4 है एयर, और यही चैप्टर मैंने लिया है। थर्ड चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर। एयर क्या होती है? सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। अ हुक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो एटमॉस्फेयर जिसमें हमारी हवा पूरी रहती है वही हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एयर तो एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर से है। हुक ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर का बहुत बड़ा ब्लैंकेट। ब्लैंकेट आपने देखा है कैसा होता है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट की तरह हवा जो है पूरी बनी हुई है, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हुक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ, जो हमें प्रोवाइड करती है एयर सांस लेने के लिए। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमें प्रोटेक्ट भी करती है, फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज विच इज इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और हमें उन हार्मफुल इफेक्ट यानी कि सन की जो हानिकारक जो किरणें होती है उनसे भी हमें बचाती है। ये जो एयर की जो पूरा ब्लैंकेट जो बना हुआ है एयर का, यही ब्लैंकेट हमें सन की जो हार्मफुल जो रेज होती हैं उनसे हमें बचाती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए यानी कि एयर जो है हमारे सर्वाइवल, हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल जरूरी है। बिना एयर के हम सांस नहीं ले सकते हैं, और सांस नहीं ले सकते इट मीन्स कि हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो एयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर जो पूरा जो कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन मिक्स की है, एयर जो है वो किस तरह से बनी हुई है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का पूरा जो मेनली जो पूरा ब्लैंकेट जो बनता है, या पूरा जो एटमॉस्फेयर पूरी जो एयर फैली हुई है, उसमें मेनली टू जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती हैं, और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हवा में तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, जो ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी। कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ओजोन, आर्गन, ये सब जो है ये है हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, बट इनकी क्वांटिटी कम है। कम मात्रा में ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, बट इनका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. इन गैसेस के अलावा छोटे छोटे डस्ट के यानी कि धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण, वो भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमारी एयर का कैसे बना? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये भी हैं, और कुछ डस्ट के टीनी टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो है वो भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब मिलाकर हमारी एयर बनती है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर में किसकी कितनी मात्रा है? नाइट्रोजन 78%, ये आपको याद भी रखना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन, आर्गोन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड ऑल अदर्स, और दूसरी जो गैसेस हैं वो 0.04% पाई जाती है। अब इन गैसेस के बारे में अलग अलग से रीड करेंगे कि किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। नाइट्रोजन, प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी लाइफ के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। सीधी जो है वो एयर जो है वो सॉरी प्लांट जो है वो एयर से सीधी डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरियाज दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म so that plant can use it.
नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेते हैं प्लांट्स, बल्कि उनके जो बैक्टीरिया जो होते हैं, दूसरी जो बैक्टीरियाज होती हैं, वो मिट्टी में नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं, यानी कि वो मिट्टी में नाइट्रोजन को उनकी जो मिट्टी हो, नीचे मिट्टी होती है उसमें या पेड़ों की जड़ों तक, रूट्स तक पहुंचा देते हैं, जिससे पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाने में यूज करते हैं। ऑक्सीजन, ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। ह्यूमन और एनिमल सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच मेक ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, हरे पौधे जब अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वो लोग, और सॉरी प्लांट्स जो है वो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस साइंस में आती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं तब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और कि क्या रिमेन करते हैं, क्या छोड़ते हैं, रिलीव करते हैं, ऑक्सीजन रिलीव करते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी हो, सांस लेने के लिए भी जरूरी है, और उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पर आगे देखो, ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना खाना बनाने में यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, जो फ्रेश एयर अपने हम एकदम से अपने अंदर लेकर जाते हैं जब, तो उसके बाद जब हम रिलीज करते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी होती है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको सोखते, उससे अपना खाना बनाते हैं, और वो लोग ऑक्सीजन रिलीव करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो ग्रांड प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, या हमारे लिए एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। Humans or animals release carbon dioxide which is equal to the amount used by the plants which make a perfect balance। दोनों ह्यूमन और एनिमल्स भी, कि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो बना सके। However, the balance is upset by burning of fuel such as coal and oil, which result increased volume of carbon dioxide that affected the earth weather and climate। काफी बार ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो लोग ऑक्सीजन, प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। बट काफी बार ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, किस वजह से, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर आग वगैरह लग गई है, कोई फ्यूल जल गया है तो उसकी वजह से, या कोयले बहुत ज़्यादा जल गए हैं, ऑयल जो है वो उसमें कहीं पर आग लग गई ऑयल की फैक्ट्री वगैरह में, या कहीं पर कुछ भी लगा लो, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर वेदर और क्लाइमेट दोनों ऊपर ही बहुत, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वेदर हमारा चेंज हो जाता है, वेदर चेंज होता है, इट मीन्स क्या हुआ कि वेदर जो हमारे चलते हैं, जो सीजन जो हमारे चलते हैं, वेदर क्या होता है, इट मीन्स पर डे या आवर टू आवर चेंज, जो एनवायरनमेंट हमारा एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। एंड क्लाइमेट क्या होता है, 30 ईयर्स या मोर देन, उससे भी ज़्यादा सालों का जो पूरा, जो हम रिसर्च करके या पूरा एक ब्यौरा निकालते हैं कि कैसी जो है वेदर कैसा रहा हमारे देश में इतने सालों में, तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट बनती है। तो हमारे देश में जैसे मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, क्योंकि हमारा रेनी सीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो उसकी वजह से, सबसे इम्पोर्टेंट मानने की वजह से, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। तो ये जो बहुत ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे लोगों में ब्रेथ से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। Structure of atmosphere. Atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, अर्थ के नीचे से, जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से स्टार्ट करें इन लेयर्स को। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर्स हैं। आपकी बुक में, आपके पास बुक है उसमें विद पिक्चर
ये दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर एज द एयर वी ब्रेथ एग्जिट हेयर एंड ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोनिमा लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यानी कि हमारे सांस लेने के लिए हम जिस हवा का यूज करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में आता है, यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे नीचे वाला जहाँ हम रहते हैं ना, वो वाला पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। तो हमारे सांस लेने के लिए भी ये लेयर्स इसी लेयर में है एयर। उसके अलावा रेनफॉल वगैरह होती है, फोग बनती है या बर्फ गिरती है, ये सब कुछ इसी लेयर में काउंट होता है। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट यानी कि हमारे अर्थ सरफेस की इसकी हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर तक ही ट्रोपोस्फेयर रहता है। उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर वाली लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट है स्ट्राटोस्फेयर। इट लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये हमारे अर्थ सरफेस से कितनी ऊपर होती है, 50 ऊपर होती है। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making condition most ideal for flying airplanes. ये क्लाउड फ्री होती है और ये वेदर से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट जो होता है उसको क्रिएट करती है। और इस सबसे मोस्ट आइडियल कंडीशंस किसके लिए होती है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना, जिस हमें ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जो लेयर होती है एयर की उसको हम स्ट्राटोस्फियर बोलते हैं। It contains a layer of ozone gas which protect us from the harmful effects of the sun rays. और इसी लेयर में एक ओजोन गैस की एक पूरी लेयर बनती है। इस लेयर में ओजोन जो गैस है वो अपनी एक पूरी एक लेयर बनाती है जो कि सन की जो हार्मफुल जो रेज होती हैं उससे हमें बचाती है। ये ओजोन जो गैस होती है वो एक पूरी एक लेयर बना देती है अर्थ के चारों तरफ, यानी कि पूरी तरह से अर्थ को कवर कर देती है, जिसकी वजह से सन की जो रेज है, सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। वो पहले उन गैसेस की जो पूरी जो लेयर बनी ओजोन गैस की उसमें से होकर हमारे पास पहुंचती है। इट मीन्स उसका जो प्रभाव है यानी कि उसकी जो हीट है वो कम हो जाती है हमारे तक पहुंचते पहुंचते। तो ये उस हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल जो सन की जो रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है मीसोस्फीयर, थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर विच लाइज अबाउट द स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर से जस्ट ऊपर मीसोस्फियर आती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर है, इसकी हाइट जो है वो 80 किलोमीटर है। मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब मेटेराइट्स जो होते हैं यानी कि हमें काफी बार क्या आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा दिखता है, वो तारे नहीं होते हैं टूटते हुए, हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा दिखा हमें या तारा टूटा है, तो वो जो दिखते हैं वो छोटे छोटे जो है स्टोन्स होते हैं, छोटे भी नहीं कह सकते, जो कि यूनिवर्स में होते हैं। और जब वो अपने स्टोन्स जो है उनकी जो ग्रेविशनल जो फोर्स है वो जब कम हो जाता है तो वो अर्थ के ऊपर गिरते हैं। और जब वो मिसोस्फेयर वाली जो लेयर में आते हैं तो वो एकदम से यहाँ पर जो गैसेस होती हैं उन गैसेस की वजह से वो एकदम से जलने लग जाते हैं। और वो जलता हुआ हमें कैसा दिखता है कि तारा टूटकर गिर रहा है, वो हमें देखने में ऐसा लगता है। तो वो तारा टूटकर नहीं गिरता, वो एक्चुअल में वो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। और इस लेयर में आने के बाद, मिसोस्फीयर लेयर में आने के बाद वो, क्योंकि इसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो सबको जला देती हैं, तो इस लेयर में आने के बाद वो जलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। जैसे जैसे इस लेयर के ऊपर हम जाते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। लोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। लोनोस्फीयर इसी का एक पार्ट आता है और इसकी हाइट जो है वो 80 से 400 किलोमीटर, यानी कि मिसोस्फीयर भी इसी में आ जाता है। इससे 80 से 400 किलोमीटर तक यही रहता है। द लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इट मीन्स हमारी जो वाइब्रेशन जो होता है ना, कि हमें रेडियो हमारा चलता है, हमारा रेडियो कैसे चलता है, उसमें जो रेडिएशन जो होता है, सॉरी उसका जो वाइब्रेट जो होता है उसमें जो उसका कनेक्शन जो होता है पूरा, उनमें जितना भी वो होता है वो सब इसी लेयर में होता है, कि एक दूसरे से कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो इसी लेयर में बनता है। एंड लास्ट वन हमारी एक्सोस्फीयर जो सबसे ऊपर वाली है।
The uppermost layer of the atmosphere is known as the exosphere. This layer has very thin air. यहाँ पर हवा जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है. Light gases like helium and hydrogen फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर. यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं. यहाँ ये जो हमारी 5 लेयर्स हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं. तो हमें आप लोगों को याद क्या रखना है, 5 लेयर्स के नाम याद रखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. और किसके बाद कौन सी लेयर आती है वो आपको ध्यान रखना है. काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट जो है वो आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.